किसान भाई और नमस्कार। आज मेरे साथ ये बदायूं के 4 किसान हैं और मुरैना के 1 किसान हैं और 1 किसान हरियाणा से आए हैं और जीवामृत लेने आए हैं। और इस प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ मैं अक्सर जो कोरियर से कुछ किसान कहते हैं साहब मुझे कोरियर से जीवामृत भेज दो, मैं मना करता हूँ कि या तो मेरी वीडियो देख के कुछ समझ जाइए, नहीं तो कोरियर से भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवामृत को आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ आकर के ले जाइए। तो यहाँ आकर के जब कोई ले जाता है तो उसको मैं पूरा इस जीवामृत के बारे में पूरी कहानी बता देता हूँ। तो मित्र, जीवामृत का मतलब ये है, सीधी सीधी कहानी है कि हमारी ज़मीन जिंदा है और ज़मीन जिंदा है क्योंकि इसमें असंख्य प्रकार के लाभदायक जीवाणु रहते हैं जो आँखों से नहीं दिखते। कुछ जीव इसमें ऐसे रहते हैं जो आँखों से दिखते हैं। चींटी है, चींटा है, बिच्छी है, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, ये आँखों से दिखते हैं। अभी सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई हैं। दिखने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखने की कोशिश नहीं की, और ना दिखने वाली की तो प्रश्न ही नहीं है कि चूँकि दिख ही नहीं सकती इसलिए हमने देख ही नहीं पाया। जो चीज़ें आँख से दिखती हैं वो हमने देखी नहीं, और जो चीज़ें आँख से दिखती नहीं वो किसी ने बताया कि ये होता है। ट्राइकोडर्मा होता है, बिवेरिया होता है, माइकोराइजा होता है, तो किसान के दिमाग में भर गया। मैं कहता हूँ कि इस ज़मीन में असंख्य प्रकार की इकाइयाँ हैं, असंख्य। और वो इकाइयाँ जब इसमें ज़मीन में बनी रहती हैं तो ज़मीन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। जब धरती माता का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मुझे भोजन में स्वाद भी मिलता है, भोजन में पौष्टिकता भी होती है। आज मित्र, इस ज़मीन में, धरती माता में, चूँकि जीवाणु मर गए, सूक्ष्म जीव मर गए, कार्बनिक पदार्थ कम हो गया, तो इसका रिस्पॉन्स बिगड़ गया। यानी कि इसको जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, और जब वो नहीं कर पा रही है उसी की बदौलत हमको यूरिया, डीएपी, पोटास का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद फसल में बीमारियां लगती हैं तो फंजीसाइड का सहारा लेना पड़ता है, और किसान की लागत बढ़ जाती है। हम हजारों टेक्नोलॉजी अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए लॉन्च कर चुके हैं, हजारों प्रकार की टेक्नोलॉजी। उन्नतशील बीज, संतुलित उर्वरक, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये फर्टिलाइज़र, वो बायो फर्टिलाइज़र, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जुताई ऐसे करो, जाने क्या क्या कर रहा है किसान। लेकिन वर्ष दर वर्ष उसकी फसलों की उत्पादन लागत तो बढ़ रही है, पैदावार में स्थिरता आ गई है। और पैदावार में स्थिरता आ गई है, और बाज़ार में चूँकि आज की तारीख में हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे दलहन और तिलहन नहीं है तो वो हमको आयात करना पड़ता है, लेकिन धान की और गेहूं की और गन्ने की और सब्जियों की और फलों की बम्पर पैदावार है। उस बम्पर पैदावार में स्वाद नहीं है और ना पौष्टिकता है। स्वाद नहीं है, पौष्टिकता नहीं, और नेगेटिव चीज़ क्या है कि उसमें पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट बहुत है। इधर किसान की ढेर सारी लागत चली गई, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। तो बाजार का नियम है कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर बाजार चलता है। यानी कि अगर किसी फसल की, किसी उपज की आपूर्ति बहुत ज़्यादा है बाजार में तो रेट डाउन होना ही है। तो किसान ने भारी भरकम लागत लगा करके और पैदावार बढ़ा ली, लेकिन बाजार में उसका मूल्य नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो किसान को निवेश बेचने वाले तो माला माल हो गए, लेकिन किसान कर्जदार हो गया। अब किसान को कर्ज से मुक्ति दिलानी है किसान, और 2-3 चैलेंजेज हैं कि एक तो मेरी सॉइल अच्छी हो जाए ताकि किसान की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घट जाए, भोजन में स्वाद आ जाए, भोजन में पौष्टिकता आ जाए, और पेस्टिसाइड के इफेक्ट भोजन से ख़त्म हो जाए ताकि लोग बीमार ना हो। क्योंकि आज का तो जो सिनेरियो है, आज का जो वक्त है, उसमें बीमार लोगों की, इस देश में बीमार लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ है।
अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर भी नहीं अवेलेबल है। देश में 60-70% नर्सिंग होम ऐसे हैं जहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, वो भगवान भरोसे है, बस चल रहा है, मरता क्या ना करता। हमको तो जब बीमार हुए तो अचानक कहीं ना कहीं जाना ही है। तो मित्र, जीवामृत बनाना है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जीवामृत अकेला खेती के लिए सफिशिएंट नहीं है। जीवामृत बहुत बड़ी चीज़ है नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि आज की तारीख में जब ज़मीन मेरी मृत जैसी हो गई है तो बिना जीवामृत के तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम जीवामृत ही डालते रहे, कार्बनिक पदार्थ नहीं डाला, तो ये जीवाणुओं का भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन से ही जीवाणु कुछ भोजन निकालते हैं, तो जीवांश बनता है, और जीवांश ही फसलों का भोजन है। अब वो जीवामृत के बारे में हम जो बताते हैं कि देखिए ये मेरा जीवामृत है। एक तो जीवामृत इस कलर का होता है। ये जीवाणु मैं लाया हूँ पिछले 2009 से लेके 2013 तक 4 साल कंटिन्यू जंगलों से मिट्टी का कलेक्शन करके अलग अलग लोकेशन का जीवामृत मैं बनाता रहा। अब तो मिक्स हो गया है। मैं रिसर्च जब कर रहा था तो अलग अलग जंगलों में जा रहा था, देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, लेकिन मैं माइक्रोबायोलॉजी का आदमी नहीं हूँ। देर सवेर हमको जो किसानों के यहाँ यूज करवाया, तो किसानों ने जो फीडबैक दिया कि साहब ये बहुत अच्छा है, बस मैं जीत गया कि किसानों की दम है। किसानों ने जब कह दिया अच्छा है तो अच्छा है। अब ये जीवामृत बनाना कैसे है, आज फिर देश के किसान सुन ले, चूँकि बहुत सारी क्वेरी आती है। मैं कहता हूँ कि जंगल में, मैं जैसे जंगल से मिट्टी लाए, तो आप भी चले जाइए जंगल में और मिट्टी ले आइए। जंगल में मिट्टी कहाँ से लाएंगे? जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा बायोमास इकट्ठा हो, यानी जंगल में एक स्थान वो होता है जहाँ बायोमास बह करके इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पेड़ के नीचे से मिट्टी लानी है जहाँ ढेर सारा पत्ती, फल, तना, सड़ा गला सब पड़ा हो। उसको हटाएंगे और भुरभुरी मिट्टी ले लेंगे, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, वो मिट्टी इस ड्रम में डालेंगे। या जो हमसे ले जा रहे हैं ये जीवामृत, तो 2 किलो, 5 किलो जीवामृत डालेंगे। अब जो चिरगांव तक, झांसी तक नहीं आ सकते, वो जंगल जाएं, 100, 200, 300 किलोमीटर जहाँ भी मिल जाए, जंगल से मिट्टी ले आए, एक ड्रम में डाल दें। और जो झांसी आ सकते हैं, हमसे जीवामृत 5 लीटर ले गए और ड्रम में डाल दिया। इस ड्रम में हमने मिट्टी डाली और या ये जीवामृत का कल्चर डाला, और फिर इसको मैंने 200 लीटर पानी से भर दिया। अब बात आती है कि जीवाणु कैसे डेवलप होंगे, क्योंकि इनको भोजन चाहिए। तो भोजन में एक तो ये आटा है, जैसे लोग बताते हैं बेसन। अब जैसे मैंने पानी डाला और मैंने इसमें ये आटा डाल दिया, तो आटा जो है ना, ये आटे का एक पार्टिकल मैं देख पा रहा हूँ अपनी आँख से। माइक्रोब्स तो नहीं दिखता आँख से, तो माइक्रोब छोटा है, और ये आटे का जो पार्टिकल है वो माइक्रो पार्टिकल है। तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो है वो छोटा है, आटे का पार्टिकल बड़ा है, तो बैक्टीरिया इसको खा नहीं सकता क्योंकि उसके मुंह नहीं है और छोटा भी है। ये आटा अगर मैं इसमें डालूंगा तो 30-35 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा और बैक्टीरिया के किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। ये जब पानी में भीगा रहेगा तो ये टूटेगा, और टूटने के बाद ये नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। जब ये आटा पानी में सोल्यूबल हो जाएगा, यानी नीचे नहीं बैठेगा, तैरेगा नहीं, पानी में मिक्स हो जाएगा, तब ये माइक्रोब्स का भोजन है। लेकिन तब तक तो माइक्रोब्स मर जाएगा बिना भोजन के। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें क्या करना है, एक गुड़ है, मेरे हाथ में एक गुड़ है। इस ड्रम में 200 लीटर पानी में हमको 28 किलो भोजन देना है 2 महीने में, और 2 महीने में ही बन जाता है। अगर 5 किलो मिट्टी या 5 किलो जीवामृत का कल्चर है और 200 लीटर पानी है, तो हम टोटल इसमें क्या देंगे, 28 किलो भोजन देंगे। पूरा का पूरा गुड़ दे सकते हैं, 28 किलो पूरा गुड़ दे सकते हैं, या ये चीनी है, ये 28 किलो हम इसमें चीनी दे सकते हैं पूरी की पूरी।
अब चूंकि ये गुड़ भी 50 रुपए किलो है, चीनी भी 50 रुपए किलो है, आटा 25 रुपए किलो है, तो गरीब किसान अगर कोई है तो आधा चीनी दे दे, यानी 28 किलो में 14 किलो चीनी दे दे, 14 किलो आटा दे दे, या 14 किलो गुड़ दे दे, 14 किलो आटा दे दे। अगर कोई किसान प्रश्न पूछता है कि साहब हम केवल 28 किलो आटा दे दें, तो 28 किलो आटा नहीं दे सकते, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर इसको बैक्टीरिया को, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको शुगर फार्म में चाहिए। तो ये गुड़ डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, तो माइक्रोब्स इसको तुरंत इंटेक करने लगेगा। चीनी घुल जाएगी, चीनी इंटेक करने लगेगा। लेकिन पूरा का पूरा आटा देंगे तो 30-35 दिन तक माइक्रोब्स को कुछ भी भोजन नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न ये है कि 28 किलो इसमें टोटल भोजन देना है, तो क्या एक बार में दें, 2 बार में दें, 3 बार में दें, 4 बार में दें, 5 बार में दें? ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको कितना फास्ट बनाना है। जैसे 200 लीटर का ड्रम, 5 लीटर बैक्टीरिया डाल दिया या 5 किलो मिट्टी डाल दिया और 2 महीने में ही बनाना है, तो आप 28 किलो जो टोटल मटेरियल है उसको 14 किलो 2 बार में दे सकते हैं। अगर 3 महीने बनाना है तो 9 किलो दे सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि अब मेरी क्रॉप 4 महीने बाद कोई क्रॉप लगाऊंगा, 4 महीने बाद इस जीवामृत की जरूरत पड़ेगी, तो 7 किलो दे दीजिए। अगर मैं वन टाइम 28 किलो दे दूंगा तो हो सकता है कि आपकी मिट्टी में बैक्टीरिया माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा थे और जीवामृत में तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, और भोजन सफिशियंट है, 28 किलो मैंने वन टाइम में दे दिया। हो सकता है 45 दिन में ही मैच्योर हो जाए। मैच्योरिटी का मतलब इस पानी में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी वो 10 की पावर 9 तक पहुंच गई। अब इसके आगे इसके बढ़ने की गुंजाइश है नहीं। अब जब बन जाएगा और आपकी क्रॉप आनी अभी 45 दिन के बाद बुआई करनी है, तो अब चूंकि इसमें माइक्रोब्स के फर्दर बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना, और ये मैच्योर हो गया। अब अगर ये रखा रहा तो ये खराब होगा। तो क्या करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है, इसमें मलाई जम गई, एक मांस कई बार दिखा चुका हूं कि अगर ये 45, 50, 55 दिन में बन गया और फिर इसको 55 दिन के बाद, 45 दिन के बाद अगर 3-4 दिन, मैं 5 दिन नहीं हिलाऊंगा, तो इसके ऊपर एक मांस की लेयर आएगी। अगर वो लेयर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि ये माइक्रोब जो है ना कि 10 की पावर 9 तक पहुंच चुके। अब या तो मैं इसको किसी को बांट दूं आधा, या कोई पेड़ वृक्ष का फल है, कुछ फलदार पौधे लगे तो या तो मैं थोड़ी मात्रा में वहां डाल दूं, या फिर मैं इसको नंगी जमीन में फैला दूं। क्योंकि हमको इसको जिंदा रखना है रेगुलर, मतलब ये माइक्रोब्स हमेशा लिविंग उसमें रहें, तो इसको फैला देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर थोड़ा सा भोजन डाल देंगे। अब मान लो 50 लीटर किसी ने फैलाया, तो मैंने 200 लीटर में 28 किलो भोजन बताया था। अब अगर 50 लीटर फैला करके 50 लीटर पानी भरा है तो हमको केवल 7 किलो ही भोजन देना है। अब 14 किलो 28 किलो वाली कहानी खत्म। निरंतर ये आपके पास जिंदा बना रहे, इसके लिए हमको छाया में रखना है और भोजन हिसाब से देना है, देखते रहना है, इसको चलाते रहना है, वॉच करना है रेगुलर। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया और भोजन डाल दिया और फिर 3 महीने तक हमको होश ही नहीं है। हो सकता है खराब हो जाए, क्योंकि एक दिन आएगा जब ये सैचुरेशन हो जाएगा और फिर ना इसको भोजन मिल रहा है, सफोकेशन भी हो गया, तो फिर पूरी जो जिंदा सेल थी वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मित्र, इसको मैं गुड़ भी दे सकता हूँ, चीनी भी दे सकता हूँ, आटा भी दे सकता हूँ, या तीनों चीज़ें 9-9 किलो दे सकता हूँ, पूरी चीनी दे सकता हूँ। भोजन मेरा, भोजन की कहानी ये, अधिकतम 40 किलो से ज़्यादा इसमें भोजन नहीं जाना चाहिए और मिनिमम ये 28 किलो है। जब हम इसको यूज करने का विषय आता है कि यूज कैसे करें, अगर खेत में पानी भरा है, बरसात का सीजन है, वर्षा का पानी भर गया है, छिलछिला रहा है पानी, तो 20 लीटर इससे निकालेंगे
और एक 20 लीटर की बाल्टी में लेंगे और इसको 1 एकड़ जमीन में 40 जगह, लगभग 40 जगह, अंदाज से 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, आधा लीटर फेंक आएंगे पानी में, हिल डुल करके माइक्रोब्स वहीं चला जाएगा जहाँ इसको जाना चाहिए। अगर खेत में नमी पलेवा कर दी थी और भरे हुए पानी में नहीं डाल पाए थे और अब मैं डालना चाहता हूँ, तो खेत में नीचे नमी है लेकिन ऊपर एक पपड़ी जम गई है और अब मैं इसको लिक्विड फॉर्म में डालूंगा तो पपड़ी तोड़ करके बैक्टीरिया नीचे जाएगा नहीं। अब क्या करूंगा, 20 लीटर लूंगा, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद मिलूंगा, 20 लीटर एक कल्चर उसमें मिला दूंगा और हाथ से मिला करके जैसे यूरिया डालते हैं वैसे ब्रॉडकास्टिंग करूंगा और पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखना मित्र कि बरसात में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप कैसे भी डाल दो, कोई प्रिकॉशन नहीं लेनी। लेकिन अगर अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का महीना है, धूप चटक हो रही है, तो इसको डाल करके इमीडिएट ट्रैक्टर चलाना है। क्योंकि अगर ये मिट्टी के नीचे नहीं गया, 2 घंटा की भी धूप लग गई तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये मिट्टी में दब जाना चाहिए। डालने के 2 तरीके हैं। कोई कहता है साहब क्या 20 लीटर डालें, 40 लीटर नहीं डाल सकते? 40 लीटर भी डाल सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा 40 लीटर डाल दो, कोई निगेटिव कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये अगर एक आधा लीटर कल्चर मैं किसी 1 साल 2 साल के गुलाब के पेड़ में, या अभी मैंने अमरूद का पेड़ लगाया, अभी लगाया 3 महीना पहले, अगर मैं 1 लीटर उस अमरूद के पेड़ में दे दूंगा तो अमरूद का पेड़ 15-20 दिन के अंदर सूख जाएगा। कारण क्या है, इसके जो जीवाणु हैं वो बेसिकली उनका जो धर्म है वो कार्बनिक पदार्थ को खाने का है। लेकिन जीवाणु एक प्रॉपर छोटे से प्लेस में, अमरूद के पौधे के आसपास, वहाँ कार्बनिक पदार्थ बहुत कम था, जीवाणु बहुत ज़्यादा चले गए। तो इसकी हैबिट में तो नहीं है कि ये जिंदा जड़ को खाए, लेकिन चूंकि मरता क्या ना करता, इसका भोजन नहीं है वहाँ पर, चूंकि भोजन था 100 ग्राम और जीवाणु डाल दिया आधा लीटर, तो फिर ये अमरूद की जड़ को खा जाएगा, तो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम, अगर 1 आध साल का अमरूद का, कोई आम का बगीचा लगाया, कोई भी फलदार पेड़ लगाया है, नया पेड़, तो उसमें अगर डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो इसका 50 ml से मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी मात्रा बस, और वो भी 10 गुना पानी मिला करके। इसके लाभ क्या हैं? लाभ ये हैं कि अगर आपके खेत में मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन में 50 कुंटल कार्बनिक पदार्थ पड़ा था, जो जुताई उताई के कारण मिल गया, दिख नहीं रहा लेकिन है, ये कार्बनिक पदार्थ जब तक जीवाणु नहीं है तो ये गलता सड़ता नहीं है, मतलब इससे जीवांश नहीं बनेगा। तो उस कार्बनिक पदार्थ से फसलों के लिए भोजन बन जाए, तो भोजन क्या है, ये जैसे ये लिविंग टिश्यू है, मतलब जीवित जीवाणु है। ये जीवित जीवाणु जब कार्बन को अपना भोजन बनाते हैं, फिर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, फिर ये मरते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ कितनी है, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा। जब ये मरते हैं तो मरे हुए जीवों के अंश को ही कहते हैं जीवांश, और यही मुख्य रूप से फसलों का भोजन है। जिस जमीन में ये जिंदा जीवाणु होंगे, उस जमीन में निगेटिव पैथोजन को ये नहीं रहने देंगे, तो फसलों में जो भूमि जनित बीमारियां लगती हैं बिल्कुल नहीं लगेंगी। आप ट्राई करके देख लेना। इसको डालने का प्रॉपर समय होता है बरसात का सीजन। बरसात में जो किसान भाई इसको डाल लेंगे तो बारिश की फसल में भी उनको लाभ मिलेगा और रबी की फसल में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने कई बार बोला, बारिश के सीजन में धरती माता अपना श्रृंगार करती है। ये जीवाणुओं को चूंकि नमी चाहिए और ये भीगे हुए कार्बन को ही खाएंगे, सूखे हुए कार्बन को नहीं खा सकते। बरसात में चूंकि कार्बन और कार्बनिक पदार्थ भीगा हुआ है, इसलिए उस पर ये डिपेंड है। लेकिन अगर इस समय में पत्ते वत्ते पड़े हैं ना, अगर इसमें मैं छिड़क दूं, सोचूं कि ये जीवामृत है, इनको डिकम्पोज कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि इनमें नमी नहीं है। बारिश में हर पदार्थ भीगा हुआ होता, भीगे हुए पदार्थ पर ही अपना ये आशियाना बनाते। तो
फायदा ये है कि एक तो इन्होंने भूमि जनित जो बीमारियां लगने वाली थी वो इनको रोक लिया। दूसरा, कार्बन को खा करके जीवांश जमीन में बहुत ज़्यादा आ गया, तो जीवांश बढ़ गया तो फसलों का भोजन हो गया, तो केमिकल फर्टिलाइजर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्या हुआ कि जब ज़मीन मेरी जिंदा हो गई, ज़मीन में जीवांश आ गया, तो जीवांश ही चूँकि फसलों का संपूर्ण आहार है। अभी मैं फसलों को क्या खिलाता हूँ? नाइट्रोजन, फास्फोरस। फसलों को चाहिए है 14 पोषक तत्व जो ज़मीन से मिलते हैं। 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हवा से मिलती है, जलवायु से मिलती है, लेकिन 14 पोषक तत्व उसको ज़मीन से मिलते हैं। हम देते हैं केवल यूरिया और डीएपी, यानी कि 12 पोषक तत्वों के बारे में अभी किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन जो जीवांश है उसमें पूरे 14 के 14 पोषक तत्व। तो जब फसल को, सब्जी को, फल को जीवांश मिलता है तो उस उपज में स्वाद होता है और उसकी पौष्टिकता भी जबरदस्त होती है। यानी कि मनुष्य जब रोटी खाएगा, फल खाएगा, सब्जी खाएगा तो उसको एक तो टेस्ट वैल्यू अच्छी आएगी, दूसरा उसको पौष्टिकता भी मिलेगी, यानी सारे पोषक तत्व मिलेंगे। आज की तारीख में क्या आप देख रहे हो मेडिकल साइंस में कि कोई आयरन की गोली खा रहा है, कोई कैल्शियम की गोली खा रहा है, कोई जिंक की गोली खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि हमारे भोजन में आयरन की, जिंक की, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, इनकी कमी है। ये कमी स्थायी रूप से जब जमीन में जीवांश बढ़ेगा तो हमारी खाद्य पदार्थ से कमी दूर हो सकती है और मनुष्य बीमारियों से बच सकता है। मित्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि ना फसल बीमारी है, ना फसल को कोई बीमारी है, ना इंसान को कोई बीमारी है, ना किसी पशु को बीमारी है मिट्टी को। इसलिए प्राकृतिक खेती के विषय पर मैं कहता हूँ अपनी सॉइल को हेल्दी बना दो। अगर सॉइल, हमारी मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी तो फसल स्वस्थ रहेगी, इंसान स्वस्थ रहेगा, पशु स्वस्थ रहेगा। अभी अगर मैंने मिट्टी को स्वस्थ नहीं बनाया तो ना फसल स्वस्थ है, ना आदमी स्वस्थ है, ना पशु स्वस्थ है। और दुनिया में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं यही चाहते हैं, मैंने जहाँ तक समझा है कि आधुनिक कृषि तकनीकियां बिल्कुल नहीं चाहती कि किसान मिट्टी की स्वास्थ्य के बारे में हकीकत जाने, क्योंकि सबको पता है जिस दिन देश का 14 करोड़ किसान मिट्टी की हेल्थ के बारे में समझ जाएगा और इस खेत में कार्बनिक पदार्थ डालने लगेगा और जीवामृत डाल देगा, फर्दर आगे से पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, जमीन जिंदा हो जाएगी। तो देखना आप, जब जमीन जिंदा हो जाएगी तो एक कृषि यंत्र नहीं बिकेंगे, क्योंकि जमीन में इतना ऑटोमेटिक सॉफ्टनेस आ जाएगी कि सिंपल सा खुरपी फावड़े से ही वो जुत जाएगी। हम कर्षण क्रियाओं की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बीमारी खेत में नहीं लगे, फसल में नहीं लगेंगे तो हमें फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 चीज़ें और बचती हैं। जमीन कितनी भी हेल्दी कर लो, इंसेक्ट अभी लगेगा और खरपतवार उगेंगे, क्योंकि जमीन की मजबूती का खरपतवार से कोई लेना देना नहीं, जमीन की मजबूती का इंसेक्ट से कोई लेना देना नहीं। 2 चीजें बचती हैं। तो उनके लिए क्या करना है? मैं बोलता हूं अगर इंसेक्ट से बचना है तो खेत की मेड़ों पर नाना प्रकार के पेड़ लगा दीजिए, झाड़ भी हों, वृक्ष भी हों, पीपल भी, बरगद भी, नीम भी, जामुन भी, महुआ भी, कटहल भी, जितने प्रकार के लगा सकते तो सब लगा दो। कोशिश ये करिए कि मेरी खेत की मेड़ों पर इतनी बढ़िया हरियाली हो गई कि पक्षी आ गए। अगर 5 एकड़ का किसान है, उसके खेत में 50 पक्षी रहने लगे हैं तो कोई इंसेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर किसान कहता है कि साहब पक्षी मटर की फली खाता है, मक्खी अमरूद का फल खाता है। तो भाई देखो, सीधी सीधी बात है, उसने फ्लावरिंग बढ़ा दी, उसने सब एनवायरनमेंट सही रखा, फल ज़्यादा आ गए, इंसेक्ट को ख़त्म कर दिया। अब जब इंसेक्ट नहीं बचता, मतलब इंसेक्ट तो है नहीं, या पक्षी तो कुछ ना कुछ खाना है, तब वो मटर की फली भी खाएगा और अमरूद का फल भी खाएगा। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत हो, पहले उसने आपके प्रोडक्शन में ढेर सारा इजाफा किया, उसके बाद उसने 1-2 फल को कुछ खाया तो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इंसेक्ट नहीं आएगा। अब खरपतवार तो आएगा। खरपतवारों के बारे में मिथक ये कि सारे खरपतवार दुश्मन है, नहीं। पहले तो दुश्मन कोई खरपतवार है ही नहीं हमारा,
हमारी समझ का फेर है। आज के 50 साल पहले जब गांव में खूब भैंस गाय पशु पाले जाते थे, तब भी खरपतवार होते थे, हम उनको उखाड़ के लाते थे, भैंस गाय को खिलाते थे, फिर गोबर खेत में लौटा देते थे। चलिए, जानवर नहीं है तो भी क्या करना है, खरपतवार 20 प्रकार के हैं आपके खेत में। जो वीड्स आपकी क्रॉप के नीचे है, पहले तो आप उसको अपना मित्र मान लीजिए, वो कुछ दे के जाएगा, ले नहीं पाएगा कुछ भी। लेकिन कुछ खरपतवार जो फसल के ऊपर आ गए, उनकी संख्या बहुत कम होती है, आप उनको उखाड़ करके वहीं डाल सकते हैं। लेकिन मित्र, मैं बता दूं, किसी भी इंसेक्ट को और किसी भी खरपतवार को इंसेक्टिसाइड डाल के या बीडीसाइड डाल करके मारने का प्रयास अज्ञानता की ओर ले जाता है, और मैं मार नहीं पा रहा हूं और खुद मरने की कगार पर पहुंच गया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी खरपतवार को और किसी भी इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड या बीडीसाइड से मारना बहुत बड़ा पाप है। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं कर पाएंगी। हो सकता है तुमको 10-20 हज़ार की उपज ज़्यादा मिल जाए, कैंसर हो जाएगा, और उतनी बचत से आप अपना इलाज नहीं करा सकते। प्रकृति रूपी माँ को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। हम आटा पूरा नहीं डालेंगे। आटा हम, जैसे मैं अभी ये मेरे 2 ड्रम है बने बनाए जीवामृत के, तो देखो मैं इसमें आटा डाल रहा हूँ। आधा आटा इसमें डाल दिया और आधा आटा इसमें डाल दिया। आटा ये जो मैंने आज डाला है, ये 30-35 दिन के बाद माइक्रोब्स का भोजन बनेगा। अब ये गुड़ है, आधा गुड़ इसमें डाल दिया, आधा गुड़ इसमें डाल दिया। अब ये चीनी है, तो आधी चीनी इसमें डाल दी और आधी चीनी बस इतना काम है। दिन में एक बार इस प्रकार का पंजा है, दिन में एक बार इस पंजा से डाला और ऐसे ऐसे इसको चला दिया। ये चलाते इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पानी की ऑक्सीजन से अपना जीवन यापन करते हैं, और अगर इसको मैं 10 दिन नहीं चलाऊंगा तो माइक्रोब्स मरेगा नहीं, लेकिन उनकी ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगी। चला देने से क्या है कि पानी ऊपर नीचे हो गया तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। चलाया इसलिए जाता है। अब जो कहते हैं ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 200 लीटर पानी अगर है तो इसको एक डंडा डाल करके कोई भी माई का लाल क्लॉकवाइज घुमा ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए ना, इस ड्रम की हाइट 3.25 फुट है। नीचे डंडा, नीचे का पानी आप डंडे से हिला ही नहीं सकते। ऊपर ऊपर का तो हिला देंगे आधा फुट 1 फुट, नीचे का नहीं हिलेगा। लेकिन इस प्रकार का जो पंजा है वो नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे बहुत अच्छे से कर देता, टाइम नहीं लगता। मात्र 1-2 मिनट का काम है। दिन में 4 बार नहीं हिलाना, 1 घंटे तक नहीं हिलाना, ठीक है ना। अगर हम ये जीवामृत नहीं डालेंगे या जीवामृत नहीं बनाएंगे और हम अपना कर्ज में डूबे हैं, तो हम कर्ज में ही बने रहेंगे। कारण कि आपका जो केमिकल अभी डाल रहे हैं वो केमिकल की मात्रा आप कम नहीं कर पाएंगे, और कम करेंगे तो उत्पादन डाउन होगा। कई बार किसान कहता है कि साहब उसको डाउट है, क्योंकि अभी जिस जीवामृत को डाल रहा है उस जीवामृत में उसकी पैदावार आधी रह जाती है। उससे कहा जाता है 1 एकड़ में अपने लिए करो, तो संतुष्ट है कि भाई अपने लिए हम जैविक खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब। 9 एकड़ का किसान 1 एकड़ में अपने लिए ऑर्गेनिक कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि पैदावार घटती है। ये जीवामृत आप डालिए बरसात में, बनाइए और डालिए। मैं बार बार बोलता हूं, गन्ना, कपास, धान और गेहूं में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी दे रहे थे देना। पोटास, फास्फेट,
जिंक, सल्फर, जैम, जितनी चीज़ें दे रहे थे सब बंद कर देना। पैदावार आपकी 5% 10% बढ़ेगी, और अगर नहीं बढ़ेगी तो घटने का कोई चांस ही नहीं है। डीएपी बच गई, पोटास बच गई, बीमारियां भी नहीं लगी, और पैदावार बिल्कुल नहीं घटेगी, जितनी हो रही थी उतनी ही होगी। लेकिन आपने जीवामृत सही बन जाना चाहिए। इसको हंसी खेल मजाक में मत लेना कि बैक्टीरिया मर चुके थे, हमने डाला था साहब, मेरी पैदावार कम हो गई साहब। चूंकि मेरे साथ कम से कम 3.5-4 लाख किसान जुड़े हैं, और 5,000 किसान तो एक्टिव मोड में है, जिनसे मेरी अधिकांश बात होती रहती है। उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और वो खुश हैं, क्योंकि उनकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत घट गई। खासकर सब्जी और फल के किसान जो 2-2 लाख रुपए का फलों में पेस्टिसाइड डालते हैं, सब्जी के किसान 70, 80, 90 हजार रुपए का पेस्टिसाइड 1 एकड़ में डालते हैं, उनके ये मानिए कि 90 और 90% तक पेस्टिसाइड की मैं गारंटी लेता हूं नहीं डालना पड़ेगा। चूंकि सॉइल जब हेल्दी होती है तो फिर बीमारियां नहीं लगती हैं, और खेत की मेड़ पर पेड़ होते हैं तो इंसेक्ट भी नहीं लगते हैं। इतना काम करना है, बारिश का पानी खेत में रोकना है, मेड़ बना करके मेड़ों पर पेड़ लगाने हैं और जीवामृत डालना है, और किसी भी कार्बनिक पदार्थ को फेंकना नहीं है, बेचना नहीं है, जलाना नहीं है। जो भी आपके पास 1 ग्राम भी अगर पत्ता है या 2 किलो गोबर भी है तो खेत में ही जाना चाहिए। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम नीम के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाते हैं, 4 किलो पत्तियां मिलती हैं और माचिस की तिल्ली छुआ देते हैं। ये हैबिट गलत है। हम एक एक चीज को बटोरेंगे और खेत को लौटाएंगे। धरती माता अगर जिंदा रहेगी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। अगर धरती माता को हम सब लोग यूं ही मारते रहे, यानी धरती के प्रति अनाचार, दुराचार, व्यभिचार का जो आज का तरीका है ना आधुनिक खेती में, 4 टन का ट्रैक्टर 10 बार दौड़ाएंगे, दबा के फर्टिलाइजर डालेंगे, फिर दबा करके पेस्टिसाइड डालेंगे, हाइब्रिड बीज लाएंगे, यानी जमीन को लूटने का जो उपक्रम चल रहा है ना, जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के लूट लो, फोर्स डाल के लूट लो, कब तक लूटेंगे? एक दिन तो ये भी बोल जाएगी कि बेटा अब मेरे पास एक दाना भी पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है, और अब तक तो मैं यहाँ तक आ चुकी कि अब तो बीज भी बोएगा, उसको जमने का भी सामर्थ्य नहीं कि जम भी जाए। इसलिए मैं देश के किसानों से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, वक्त बहुत कम है, ध्यान रखना। अगर देश के 14 करोड़ लोग, चूंकि मैंने फिर बोला, हमारे नीति निर्माता भांग कार के सोए, सारी मशीनरी जो है ना वो सब भांग खा के सोई है। धरती बचा लो, धरती बचेगी तभी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। आधुनिक जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है आंखों से, वो किसी काम का नहीं है। भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? ठीक है ना? तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ें। जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बनाएं, नहीं तो झांसी आकर के जीवामृत ले जाएं। और फ़ोन पर बात करें तो आप आज तो देश के करीब करीब 11 राज्यों में बहुत सारे किसान ले गए, मैं उनका नाम पता बता देता हूँ, उनसे आप जा कर के ले लें और ले जाएं और बनाएं और लोगों को बांटें भी। कुछ नहीं रखा यार, 28 किलो भोजन दिए, मुश्किल से मुश्किल जो है 600-700 रुपये का भोजन दिए, 800 रुपये का, और अगर हमने 20 लोगों को बांट दिया तो कितना कल्याण हो गया। ठीक है ना? आज देश में 2,80,000 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, और 8 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड किसान यूज कर रहा है। देश की कुल कृषि उपज का मूल्य 20 लाख करोड़ है, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए के पेस्टिसाइड और करीब 3.5 लाख 4 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर, दोनों सब्सिडी और किसान का अंश मिला करके 3.5 लाख करोड़ का जो है फर्टिलाइजर, और 1.5 लाख करोड़ रुपए का डीजल, और 1.5 लाख करोड़ की मशीनरी। उसके बाद फिर छोटे छोटे जो इनपुट है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये जैम फलाना चूरन चटनी, 1 लाख करोड़ का है। यानी कि हम, और किसान से भी पूछ लो कि जिसने 80 कुंटल गेहूं पैदा किया, 80 कुंटल गेहूं 1.5 लाख का हो गया, उससे पूछो खर्चा कितना है तो बता देता 1.25 लाख का खर्चा हो गया। इतना डीजल में, इतना खाद में, इतना बीज में, इतना इसमें। खेती में लागत बिल्कुल कम हो जाए
पैदावार अगर 10% घट भी जाएगी ना, तब भी आप तब किसान फायदे में है। और अगर किसान सोचता है पैदावार एक भी ना घटे, लागत चाहे जितनी लग जाए, तो किसान कर्ज में है, किसान के साथ धंधा करने वाले मौज में है। ठीक है ना। तो आपको मौज में आना है, आपको आनंद से जीना है, तो आप भी इस विधा को अपनाइए, दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचाइए, क्योंकि सब लोग जब जागृत होंगे तब काम बनेगा। एक देश में अगर 1 लाख 2 लाख किसानों ने इस प्रकार की खेती कर भी ली, तो 14 करोड़ किसान क्या करेंगे। तो धरती माँ तब बचेगी जब 14 करोड़ किसान जागृत होंगे। नमस्कार।